जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के ऊपर थोपा है। हालांकि इसके पीछे के कारण भी लगातार क्लियर होते नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट बड़े एनालिस्ट और एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि आम जनता को भी समझ में आ रहा है कि ये सब ट्रंप क्यों कर रहे हैं। और सवाल अब ये निकल कर आता है कि ट्रंप एक तरफ भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो वो भारत के सपोर्ट में आ रहे हैं। आप सबको याद होगा कि किस तरह से प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के सपोर्ट में ये बात की थी और दूसरी तरफ के वो जो टैरिफ है उस सब को लेकर और ट्रेड, फ्री ट्रेड और ओपन ट्रेड को लेकर उन्होंने समर्थन दिया था। अब जर्मन डेप्यूटी एनवॉय ने भी भारत का समर्थन किया है और फ्री ट्रेड, ओपन कॉमर्स, इन सारी चीजों की बात की है। अब इस सब से एक सवाल निकल कर आता है कि जिस तरह से जर्मन, फ्रांस, जो ये नेटो कंट्रीज हैं, ये भारत के सपोर्ट में आ रही हैं, तो क्या नेटो में दरार पड़ रही है? नेटो और अमेरिका के बीच में दुनिया तो पहले से ही बढ़ रही, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, लेकिन क्या ये जो भारत का की तरफ समर्थन आ रहा है इन कंट्रीज का, ये बड़ी किसी खलिश का संकेत है? इस पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, पहले तो फ्रांस की तरफ से जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है उनकी तरफ से सपोर्ट आया, समर्थन आया भारत की तरफ, जो ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका और भारत के बीच में। अब जर्मन डेप्यूटी एनवॉय है, उन्होंने भी भारत का समर्थन किया है और फ्री ट्रेड कॉमर्स का सपोर्ट किया है। आप कैसे इस पूरे जो डेवलपमेंट है उसको देख रहे हैं? लगातार यूरोपियन कंट्रीज जो हैं कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ होती नजर आ रही है। आपने देखा है कि फिलिस्तीन को लेकर भी जो रिकग्निशन है और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कुछ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका से दूरी नेटो बढ़ाता जा रहा है। देखिए, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा जैकपॉट मारा है। जैसे फ्रांस के साथ हमने डील की थी फाइटर इंजन की, फिर एम का जो फाइटर इंजन है उसके लिए हमने 61,000 करोड़ का उसकी डील की है। इससे पहले हमने 64,000 करोड़ के लिए 26 रफाल जेट्स का हमने ऑर्डर दिया था फ्रांस को। अभी जर्मनी को हमने 70,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है सबमरीन बनाने के लिए। मैजेगन डॉक्स जो कंपनी है भारत की, वो जर्मन कंपनी के साथ मिलके सबमरीन्स बनाएगी और जर्मनी एयर प्रोपल्शन सिस्टम जो है उसकी टेक भारत को ट्रांसफर करेगा। जर्मनी भी चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते बने और जर्मनी जो ईयू का हेड है, अब बात हो रही है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। तो ईयू लेड जो जर्मनी लेड ईयू जो है उसका भारत के साथ पहले बातचीत होती थी 3 महीने में एक बार, भारत ने उसको एक्सपर्टाइट कर दिया 1 महीने में। अब ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। $50 बिलियन के हमारे जो बताए जाते हैं जो एक्सपोर्ट है उसको फर्क पड़ सकता है 50 या 30 बिलियन। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। भारत क्या कर रहा है, अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहा है। अब हम्म। यूरो जोन की दो मेन कंट्रीज, पहले तो फ्रांस, नाउ जर्मनी, दोनों के साथ हम अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं, ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। सबको मालूम है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत की ग्रोथ में वो अपना एक तरह से भविष्य देखते हैं और जर्मन इकोनॉमी अब एक तरह से रिसेशन में है। अब जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइप गैस पाइपलाइन थी, जो रशिया से गैस आता था, वो जर्मनी को जाता था, उड़ा दी गई है। अब 3x भाव से एलएनजी टैंकर्स में भर के अमेरिका से वो गैस आ रही है, जिसके कारण जर्मन इंडस्ट्रीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घट चुकी है और जर्मनी में प्राइसेस बढ़ चुके हैं और उनकी जो ग्रोथ है नेगेटिव ग्रोथ आ गई है अंबर जी। अब जर्मनी को मालूम है अगर पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए तो ये जो एक्सपोर्ट लेड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ये उसकी इकोनॉमी के लिए खराब है, क्योंकि जर्मनी का जो मैक्सिमम जो इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट और इस एक्सपोर्ट ये रेस्ट्रिक्शन से अल्टीमेटली एक तरह से विश्व भर में लोग अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए टैरिफ डालते रहेंगे। जर्मनी नहीं चाहता। सेकेंड, जर्मनी को मालूम है कि भारत के साथ उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन सकती है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जब हुआ तब हम दोनों के बीच में ट्रेड भी बढ़ जाएगा। जर्मन जो मशीनरीज है, जर्मन इंडस्ट्रीज, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने को भी तैयार। और जर्मनी भारत को एक तरह से इंडो पैसिफिक में अपना एक पार्टनर मानता है।
देखिए, जर्मनी अभी अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी चाहता है, वो अमेरिका से डीलिंग नहीं हुआ है। बट वो भी जानता है कि ये जो यूक्रेन वॉर है, उसको इसके अंदर यूरोज़ोन को फँसाया गया है। तो ये चीज़ है कि वो अमेरिका से डीलिंग भी करेगा। सेकंड, काउंटरवेट टू चाइना, एक ऐसा कंट्री है जो चाइना को काउंटरवेट कर सकता है, वो है इंडिया। आपको मालूम है कि चाइनीज़ इकोनॉमी वो एक तरह से नीचे जाती जा रही है। द ओनली कंट्री, द ओनली इकोनॉमी जो रिप्लेस कर सकता है चाइना को, वो इंडिया है। इसके लिए वो इंडिया के साथ अपना भविष्य दे रख रहे हैं। और नेटो के अंदर आपने देखा है कि कैसे अमेरिका अपनी दादागिरी करता है। जो जीडीपी का 2% हिस्सा होता था डिफेंस स्पेंडिंग का, उसने उसको 5% कर दिया है। अभी यूक्रेन की देखिए पीस डील की जब बात हुई थी, तब उन्होंने अमेरिका ने शर्त रखी थी कि $90 बिलियन का यूक्रेन को हमसे हथियार लेना पड़ेगा। पैसे कौन देगा? ईयू देगा। तो जर्मनी को समझ में आ गया कि अमेरिका की ये सब पॉलिसीज़ से उसको खुद का नुकसान हो रहा है। उसकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो एक तरह से अनवायबल होता जा रहा है। उसके ऊपर एडिशनल खर्चे डाल रहे हैं। अब कहाँ पे वो करेगा? इसके लिए डेप्यूटी एनवॉय जो जर्मन एम्बेसी के हैं, उन्होंने ये बात कही है और जब एम्बेसी बोलता है तो इसका मतलब है वो सरकार का एक तरह से पक्ष रख रहा है और भारत को एक तरह से बहुत सपोर्ट मिलता जा रहा है। अगर दोनों ये ईयू की दोनों कंट्री फ्रांस और जर्मनी भारत के साथ है, तो आप समझ लीजिए कि दोनों पूरा ईयू भारत के साथ है। और पिछले साल ईयू की जो चेयरमैन थी उर्सुला वॉन डर लेyen, वो भारत आ भी गई थी और उन्होंने भी भारत के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने की बात की थी। तो भारत एक तरह से एक किंग मेकर की भूमिका में निकल रहा है और ट्रम्प अपने एलाइज खोते जा रहे हैं। इसका रिपरकशन ये देखिए G7 के अंदर भी जब मोदी जी गए थे तो ट्रम्प उधर भाग के चले गए थे। उन्होंने यूरोज़ोन को, यूरोपियन यूनियन को कोई भी देखिए अपने एलाइज होते हैं ना, आप उनको सँजो के रखते हैं, आप उनको डिक्टेट नहीं करते। और अभी जो मीटिंग हुई थी जो ट्रम्प के बीच में और ज़ेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन के बीच में, तो एक तरह से ट्रम्प बैठे थे, बाकी सब जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे थे। जनरली क्या होता है, ये सब मीटिंग राउंड टेबल में होती है। राउंड टेबल में बताया जाता है कि आप इक्वल हो, पर यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि सब लोग लॉर्ड ट्रम्प को एक तरह से उसके ऊपर सजदा करने आए। पर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको बरोबर ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपको हमसे कंपल्सरी एनर्जी लेनी पड़ेगी, आप आपके ऊपर हम टैरिफ भी लगाएँगे, फिर आपको हमारे पास आके हमारा ईगो मसाजिंग भी करना है। तो ये सब चीज़ से देखें तो ये लगता है कि सब लोग अपने आप को जो अमेरिकन एलाइज़ है, वो अपने आप को डीलिंग करना चाहते हैं अमेरिका से। इसके लिए दोनों यूरोपियन यूनियन हमारे साथ पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। अब ये देखिए अमेरिका का जो एलाई है जापान, वो भी भारत के अंदर $10 बिलियन जी। इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। उसको भी अमेरिका ने बोला है कि आपको हमारे सिक्योरिटीज़ में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सब बहुत चीज़ें बोली है। तो कहीं न कहीं वर्थलेस अमेरिकन इकोनॉमी से इन्वेस्ट करने से अच्छा वो हुँ। वो ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने में उनको फ़ायदा है। तो कहीं न कहीं वो डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं अपना हुँ। इंटरेस्ट और भारत को प्रेफ़र कर रहे हैं ओवर अमेरिका और उधर अमेरिका को कंडेम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी अब सवाल ये है कि हम रशिया यूक्रेन वॉर की भी आपने बात की और एक पीस के लिए बात हो रही है बहुत समय से कि पीस आएगी लेकिन वो लाई नहीं जा रही है किसी से भी। क्या अगर रशिया यूक्रेन में पीस डील हो जाती है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वेस्ट के बीच में जो पीस जो है, क्या वाक़ई में वेस्ट जो है वो पीस चाहता है या फिर ये पावर बैलेंसिंग करना चाहता है? वेस्ट जो है अमेरिका का डीप स्टेट है, वो कोई भी एक तरह से पीस डील नहीं चाहता। और यूरोज़ोन को आप ये देख लीजिए कुछ भी नहीं मिला है इस यूक्रेन रशिया वॉर पे। हुँ। कीथ स्टार्मर जो है वो यूक्रेन से पहले ही उन्होंने डील कर ली थी उनके रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, जिसमें 25% उन्होंने ऑफर ले लिया था। बट अमेरिका उधर आके बोल दिया कि तुम्हारे रिसोर्सेस में 50% हक मेरा है। अब जो यूके की जो डील थी यूक्रेन के साथ वो एक तरह से रद्द मानी जा रही है। ऐसा है कि यूरोपियन यूनियन को भी समझ में आ गया है कि ट्रम्प की जो मैडनेस है, अमेरिका की जो हीजेमनी है, उसको एक तरह से डीलिंग करने की ज़रूरत है। और इसी के लिए दोनों साथ में इसके लिए आप देख रहे हैं कि दोनों मेन कंट्रीज़
भारत के साथ है। तो छोड़िए, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलेनी, उन्होंने भी भारत का सपोर्ट किया। जब वो ट्रम्प जब बात कर रहे थे व्हाइट हाउस में, तब जब कुछ स्टेटमेंट्स पे मेलेनी ने अपना जो फेशियल एक्सप्रेशन दिखाया, वो एक तरह से ऐसा था कि वो ट्रम्प की विरोधी भी है। स्पेन जो है उसने अपना F-35 जो है अमेरिकन जेट्स वो कैंसल कर दिया है वो डील। स्विट्जरलैंड ने कैंसल कर दिया है, ठीक है? और कनाडा ने भी कैंसल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, यूरोपियन यूनियन एक तरह से अमेरिका से खफा हो रहे हैं और भारत के साथ डील कर रहे हैं और अमेरिका के साथ डील ब्रेक कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। और इंडिया प्रेफर्ड चॉइस बनता जा रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं कि भैया अमेरिका नहीं लेता तो ठीक है, हम आपके प्रोडक्ट लेने को तैयार है, हम आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। क्योंकि कुछ बिलियन डॉलर्स के अगर वो अगर अपना अलाउ करते हैं भारत को, तो उनको मालूम है कि भारत के अंदर उनको इन्वेस्टमेंट के अंदर उनको तवज्जो मिलेगी, उनको एक प्रायोरिटी मिलेगी। ओके। उमेश जी, हम सब जानते हैं कि जो अमेरिका और चाइना है वो दोनों ही अपनी ग्लोबल डोमिनेंस के लिए उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत के इस समर्थन में फ्रांस आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, क्या अगर हम खासतौर से फ्रांस और भारत की बात करते हैं, क्या ये एक इंडिपेंडेंट जो अपना एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि भारत अपना ही कुछ इंडिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस साल भारत ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा और G7 की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास होगी। ब्रिक्स के अंदर मोस्ट लाइकली आप देखेंगे फिर फ्रांस को इनवाइट किया जाएगा। सेकेंडली, ये भी देख लीजिए, फ्रांस अपने अ, डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हमने साइन किए, वो मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम्म। डसॉल्ट एविएशन जो है, वो जो फ्यूसलाज होता है, जो उनके रफाल का है, उसको भारत में बना रहा है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा। सेकेंड, हम्म। साफरान जो उनकी इंजन बनाने वाली कंपनी है, उसका मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग के लिए वो अपना जो हैदराबाद में के अंदर जो अपना प्लांट है, उसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं। दिल्ली के हम्म। अंदर डसॉल्ट एविएशन ने रेवा एयरपोर्ट के पास उन्होंने जमीन खरीद के रखी है, ताकि अगर फ्यूचर में मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का अगर भारत को अगर कॉन्ट्रैक्ट देना रहता है, तो वो भारत को एक तरह से वहां पे एडिशनल कैपेसिटी बना के भारत के जेट्स मैन्युफैक्चर करेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि फ्रांस भारत का बहुत अहम साथी है। इनफैक्ट आप ये भी देखिए, जो जर्मन कंपनी है ड्राइंग मेटल, उसने अपने 155 जो शेल्स है, उन्होंने भारत की जो कंपनी है अदानी, जो अंबानी जो कंपनी है, अ, अनिल अंबानी की कंपनी, जो डिफेंस फर्म है, Right. उसको ऑर्डर दिया है। और वो नागपुर के अंदर जो अनिल अंबानी की फर्म है, वो 1000 एकड़ का एक तरह से मिलिट्री डिफेंस कॉम्प्लेक्स बना रही है। जो 155 mm शेल्स है, वो अंबानी एक तरह से प्रोक्योर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जिस नेटो के अंदर उनको फोर्स किया जा रहा है 5% उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अब वो क्या करेंगे, भारत के अंदर अपनी डिफेंस प्रोडक्शन चालू करेंगे और उधर से खरीद के वो एक तरह से नेटो के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये मेरे को लग रहा है आगे जाके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनने वाली है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ द ईयर पॉसिबिलिटी लग रहा है। वो तो है, लेकिन अगर ये सारा सिचुएशन बहाल हो जाती है, जैसे कि हम रशिया यूक्रेन की करें, फिर तो डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं। देखिए, डायनामिक्स कुछ चेंज नहीं होगा। जब इन्वेस्टमेंट्स होने चालू हो जाते हैं ना, तब डायनामिक्स चेंज नहीं होते, क्योंकि वो जो वेरिएबल है रशिया और यूक्रेन का, आज पीस डील है, कल वापस वो पीस खत्म भी हो सकती है। अब सप्लाई चेन को बनाने के लिए बहुत बड़ा टाइम लगता है। आपको उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, लॉजिस्टिक्स तैयार करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्सेस को स्किल करना पड़ता है, तब जाके आपकी पूरी चेन ऑप्टिमाइज होती है। और भारत के अंदर अगर जर्मन और फ्रेंच कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको मालूम है कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स होने वाली है। मोदी जी हैं, मोदी जी रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाएंगे। और वो देश के अंदर एक तरह से वो भी देखते हैं कि कौन पॉपुलर नेता है।
अगर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनको मालूम है कि भारत के अंदर आज मोदी के अलावा कोई दूसरा लीडर नहीं है, जो उनके इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकता है। तो वो ड्यू डिलिजेंस कराते हैं। वो ड्यू डिलिजेंस में पूरा मतलब एक तरह से कौन-सी पार्टी है जो जीत सकती है, इलेक्शन होता है, उसको भी कंसीडर करते हैं। अगर उनको मालूम रहेगा कि अगर बीजेपी हारने वाली है, तो कोई भी कंपनी इधर नहीं इन्वेस्ट करेगी। वो देखेगी कि नई गवर्नमेंट आने दो, फिर बाद में देखेंगे। पर आज आप देख रहे हैं कि सब कंपनीज भारत के अंदर आ रही है। इनफैक्ट अभी मैंने ये भी एक न्यूज़ पढ़ा था, जो चाइना की कंपनी है हॉनर, जो स्मार्टफ़ोन बनाती है, वो भारत के अंदर अपना प्लांट डाल रही है और 1% मार्केट शेयर का वो उन्होंने टारगेट रखा है। तो इसका मतलब क्या है? आपके एडवर्सरीज़ भी आपके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर उनको कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स उनको नज़र आ रही है और इसके लिए वो भारत को प्रेफ़र कर रहे हैं और भारत के ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, भारत पे ट्रस्ट तो सब कर सकते हैं, लेकिन बात यही है कि जिस तरह से अभी हमें सिचुएशन डेवलप होती नज़र आ रही है, क्या ये एक भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अ, हम बदलते हुए इसको देख पाएँगे? क्योंकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी 25 साल पुराना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही था, तो ऐसे बदलते और इनफैक्ट ये कहें कि पावर से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पावर नज़र आती है वो प्रॉफ़िट्स की नज़र आती है, जहाँ पे इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बड़े आते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल्स काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में कौन कितना भरोसेमंद है, कौन कितना वाक़ई में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये सारे सवाल बहुत हल्के हो जाते हैं उमेश जी, क्योंकि बड़ी तेज़ी से डायनामिक्स ग्लोबल जो हम पॉलिटिक्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में बदलते हुए हम देख रहे हैं। तो ऐसे में कुछ भी कहना वो हो जाता है। नहीं, आपकी बात बरोबर बोल रहे हैं। अमेरिका कभी भी पार्टनर नहीं समझ सकता। अमेरिका इज़ अ बुली। अमेरिका इज़ एन अमेरिका इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल एलाइ। उसको अपने इंटरेस्ट से मतलब है। अगर उसका इंटरेस्ट होता रहा तो वो कुछ भी करेगा। और आपने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रम्प कैसे झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है क्योंकि आज उसके पास पावर है। फ्रांस से हमको इसके लिए उम्मीद है कि जब फ्रेंच प्रॉमिस करते हैं, तो अपनी डेडलाइन्स को वो मेंटेन करते हैं। जबकि अमेरिका सिर्फ़ हमको डेडलाइन्स को एक्सटेंड करता है। ओवर प्रॉमिस करता है, अंडर डिलीवर करता है। फ्रांस कुछ भी हो, भले ही आपका काम हो या ना हो, जितना उससे हो सकेगा, जितना उसका वो जो अगर वो उसमें कमिट कर देते हैं, तो फ्रेंच अपनी कमिटमेंट को रखते हैं और उनके पास कोई भी ऑपरेशनल स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होते। उनको अपने पैसे से मतलब है। हमें भी अपना जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो हमें भी चाहिए। तो कहीं न कहीं इसके द्वारा आप ये देखेंगे कि हमने मोदी जी ने डिवीज़न क्रिएट कर दिया नेटो के अंदर और एक तरह से यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक तरह से कूप अगेंस्ट अमेरिका है, ये मुझे लग रहा है। बिल्कुल और अब देखते हैं कि क्या कुछ इस पूरे सिचुएशन पर हमें नतीजे नज़र आते हैं। फ़िलहाल तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर बनी हुई है, भारत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की जो साज़िश थी वो पूरी तरह से नाकाम है और साथ ही साथ जो साज़िश थी वो पूरी दुनिया के सामने उजागर होगी कि आखिर ये सब अमेरिका क्यों कर रहा था। उमेश जी आपका काफ़ी समय आपने दिया हमें और आपका बहुत धन्यवाद इस पूरे मसले पर आपने खुलकर बात की। उसके लिए एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम उमेश।